हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई हो बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। और आप लोगों के लिए आज भी बहुत ही शानदार प्रश्नों का संग्रह है। आज के प्रश्न आपके लेंदी होंगे, इसके बाद आपके डेली के क्लासेस में आपके रिपीटेड प्रश्न ज़्यादा होंगे और क्वेश्चन थोड़े जो है कम लेंदी मिलेंगे। और इस तरह से आपके हर तरह के क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट कराए जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, भारत परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है। और ये आपका रिपीटेड प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग बहुत आसानी से दे सकते हैं। पहला कह रहा, प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी बहुमत स्थापित नहीं किया गया था। दूसरा कह रहा है अच्छा, यहाँ पे प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी बहुमत स्थापित नहीं किया गया था। दूसरा आपका जो है ये शुरू होगा यहाँ से, स्थानीय निकाय द्वारा चुना गया निर्वाचन मंडल प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों का निर्वाचन करता था। तीसरा कह रहा है, गोपाल कृष्ण गोखले वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने। और चौथा कह रहा, उपयुक्त सभी बातें सही हैं। तो आप सभी को मैंने बताया था ये क्वेश्चन तो बिल्कुल रिपीट है, तो गलत बिल्कुल ही नहीं करना है। आपका केवल और केवल दूसरा सही है। पहला इसलिए क्योंकि यहाँ गैर सरकारी बहुमत स्थापित किया गया था, ये कह रहा नहीं किया गया था। और तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे, बल्कि इनकी जगह पे सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे, जो कि वायसराय के कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने थे। इस तरह से आपका केवल और केवल दूसरा सही है, बाकी बातें सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 में यह प्रावधान था कि अधिनियम पारित होने के 10 वर्ष बाद संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी, जो इस बात की जांच करेगा कि अधिनियम व्यवहार में कहां तक सफल रहा तथा भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने की स्थिति में है। लेकिन ब्रिटिश सरकार द्वारा समय पूर्व ही इस आयोग की नियुक्ति के क्या परिणाम थे, आपको बताना है। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। भारत शासन अधिनियम 1919 में यह प्रावधान था कि अधिनियम पारित होने के 10 वर्ष बाद संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी, जो इस बात की जांच करेगा कि अधिनियम व्यवहार में कहां तक सफल रहा तथा भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने की स्थिति में है। लेकिन ब्रिटिश सरकार द्वारा समय के पूर्व ही इस आयोग की नियुक्ति के क्या कारण थे। आप सभी को पता है, साइमन आयोग का जो बहिष्कार किया गया था उसके पीछे 2 रीज़न थे। एक तो वो समय से पूर्व आ गया था, जो कि 1919 के अधिनियम के बनने के 10 वर्ष बाद इसकी जो है व्याख्या करनी थी, लेकिन वो 2 वर्ष पहले ही आ गया। दूसरा, उसमें पूरे के पूरे जो है वो आपके अंग्रेज़ थे, तो ये 2 रीज़न थे। इसके अलावा मतलब ये हमने विरोध किया था, लेकिन उन्होंने क्यों 2 वर्ष पहले उस आयोग को बनाया था, इसके पीछे रीज़न क्या था, आपको ये बताना है। पहला कह रहा है, जन आंदोलन में कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता से सरकार आशंकित थी। दूसरा कह रहा है, सरकार स्वराज्य की सदन में गतिरोध की इस स्थिति को समाप्त करना चाहती थी। और तीसरा, सरकार भारत में संवैधानिक सुधार के प्रति जागरूक थी। और चौथा कह रहा है, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि क्या कारण था कि 1919 में जो प्रावधान था उसका 10 वर्ष बाद संवैधानिक आयोग के द्वारा जांच करना था, लेकिन ये आयोग 2 वर्ष पहले ही आ गया था, 28 में ही आ गया था, 27 में बन गया था। इसके लिए रीज़न क्या था, तो याद रखेंगे आपका जो सही है वो है इनमें से कोई नहीं। जो कि ब्रिटेन की तत्कालिक कंजर्वेटिव सरकार ने जो नियत समय है इससे 2 वर्ष पहले ही 1927 में आयोग को गठित कर दिया था, जिसे साइमन आयोग के नाम से जाना गया, आप सभी को पता है। इसका जो कारण था वो था, तत्कालीन सरकार को आशंका थी कि 2 वर्ष बाद लेबर पार्टी की सरकार भारत समर्थक सदस्यों वाले वैधानिक आयोग की नियुक्ति कर सकती है। उन्हें इस बात की आशंका थी कि हो सकता है 2 वर्ष बाद जो लेबर मतलब पार्टी है ये जीत जाए और ये ऐसे लोगों के नेतृत्व में आयोग का गठन कर दे जो हमारे हित में निर्णय ना ले और भारतीयों के हित में निर्णय ले लें। इसीलिए इन्होंने इस बात को मतलब पहले ही लागू कर दिया कि पहले ही इसकी समीक्षा हो जाएगी और इसके लिए नियम कानून बन जाएंगे। तो याद रखिएगा, इनको आशंका थी कि लेबर पार्टी जो है ये भारतीयों के पक्ष में अपने सदस्यों को नियुक्त कर सकती है, इसीलिए इन्होंने इसको 2 साल पहले ही नियुक्त कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश संसद द्वारा अगस्त 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पारित करने का क्या उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था जो ब्रिटिश संसद द्वारा अगस्त 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पारित किया गया था, आपको ये बताना है। पहला कह रहा है, भारत में संवैधानिक सुधारों की गति को तेज करते हुए भारतीयों की विधायी
विधायिका में भागीदारी बढ़ाना। दूसरा कह रहा है संवैधानिक सुधारों के माध्यम से कांग्रेस में फूट डालकर उसे तोड़ना। तीसरा कह रहा है संवैधानिक सुधारों द्वारा राष्ट्रवादियों को संतुष्ट करने का प्रयास था कि वे किसी जन आंदोलन की ओर पुनः उन्मुख ना हो। और चौथा कह रहा है कि सभी बातें सही हैं। तो बताएंगे बच्चा लोग, ब्रिटिश संसद द्वारा अगस्त 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पारित किया गया था। इसका क्या उद्देश्य था? काफ़ी शानदार प्रश्न है और अंडरस्टैंडिंग का है, तो आप सभी को इसका उत्तर बिल्कुल और बिल्कुल पता होना चाहिए कि आपका जो यहाँ पे लिखी हुई सारी बातें बिल्कुल सही हैं। ब्रिटिश सरकार को डर था कि आने वाले दिनों में जन आंदोलन फिर से शुरू हो सकता है, इसलिए उसने राष्ट्रीय आंदोलन को अस्थायी रूप से कमज़ोर करने के लिए कांग्रेस में फूट डालकर उसे तोड़ने की राजनीति को अपनाया था। साथ ही उसने संवैधानिक सुधारों का जाल फेंककर कांग्रेस के एक हिस्से को औपनिवेशिक प्रशासन में समाहित करना चाहती थी, ताकि जो उसका एक हिस्सा है जो चाहता है इसमें मिलना, उसको अपने में समाहित कर ले और कांग्रेस को कमज़ोर कर दे। और इसके अलावा सुधारों के जरिए उनके दिल में संविधान के प्रति आस्था भी जगाना चाहती थी, ताकि वो फिर से आंदोलन की तरफ ना बढ़े और जो आंदोलन है ये बहुत कमज़ोर हो, उसको आसानी से दमन किया जा सके। तो इस तरह से सारी बातें बिल्कुल सही हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? पहला कह रहा है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इंग्लैंड में एक नियंत्रण बोर्ड नियुक्त किया गया जिसका प्रधान वित्त मंत्री होता था। दूसरा कह रहा है ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 के तहत गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई तथा परिषद के निर्णय में बहुमत को समाप्त कर दिया गया। तीसरा कह रहा दोनों बातें सही हैं और चौथा कह रहा कोई भी सही नहीं है। आपको बताना है कि कौन सी बात है जो आपकी सही हो जाएगी। दोनों कथनों में से क्या सही लग रहा है आपको ये बताना है। और ये भी आपके लिए काफ़ी शानदार प्रश्न है कि आपका कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे यहाँ पे लिखी हुई जो बातें हैं इनमें से कोई भी बात सही नहीं है। चूँकि पहला क्यों गलत है, ये जो कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इंग्लैंड में एक नियंत्रण बोर्ड की नियुक्ति की गई थी, नहीं, ये रेगुलेटिंग एक्ट नहीं था बल्कि ब्रिटिश इंडिया एक्ट था जो 1784 में आया था। इसके तहत यहाँ पे ये काम किया गया था। ये चीज़ याद रखेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यानी कि जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट है इसके तहत इंग्लैंड में एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो इसको 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट के तहत इंग्लैंड में एक नियंत्रण बोर्ड नियुक्त किया गया था जिसका प्रधान वित्त मंत्री होता था। इसलिए आपका ये गलत हो गया, क्योंकि ये रेगुलेटिंग एक्ट नहीं है बल्कि आपका ब्रिटिश इंडिया एक्ट है जो 1784 में आया था। दूसरा क्यों गलत है? दूसरा जो कह रहा है ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 के तहत गवर्नर जनरल के परिषदों के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी तथा परिषदों का निर्णय में बहुमत अभी भी कायम था, समाप्त नहीं किया गया था। बहुमत अभी भी कायम था, भले ही सदस्यों की संख्या घटा करके 4 से 3 कर दी गई थी, लेकिन परिषद का जो निर्णय है ये बहुमत में ही लेना था। लेकिन जब कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड आता है 1786 में, तब इसमें संशोधन करके फिर से क्या कर दिया गया, परिषदों के जो निर्णय है इसमें बहुमत का जो प्रावधान था इसको समाप्त कर दिया गया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ब्रिटिश इंडिया एक्ट के तहत आप सभी को पता है कि जो ये 4 सदस्य हैं, 4 जो सदस्य हैं ये रेगुलेटिंग एक्ट के तहत नियुक्त किए गए थे। एक गवर्नर जनरल और उनके परिषद में 4 सदस्य, और वो 4 सदस्य कौन थे अगर आपको याद है तो कमेंट कीजिएगा। आप सभी को पता होगा, बार बार ये क्वेश्चन आया है कि गवर्नर जनरल के परिषद में 4 सदस्य कौन जो है वो शामिल हुए थे, जिसमें से आपने नाम भी सुना होगा, क्लेवरिन का नाम सुना होगा, फ्रांसिस का नाम सुना होगा, वाटसन का नाम सुना होगा। ये सारे लोग जो थे ये 4 सदस्य थे जो गवर्नर जनरल के अतिरिक्त थे। लेकिन जब 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट आया तो इन चारों को घटा के इसकी संख्या 3 कर दी गई, एक गवर्नर जनरल और अतिरिक्त 3 सदस्य। और आगे चल के जो 3 सदस्य हैं इनकी संख्या भी समाप्त कर दी गई। कब? 1746 में कॉर्नवालिस को प्रसन्न करने के लिए ये लाया गया अधिनियम, जिसके तहत बहुमत पर निर्णय लेने की जो बातें हैं इसको भी समाप्त कर दिया गया। तो ये सारी बातें याद रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। अगला देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में कौन सी बात है जो सत्य नहीं है। 1909 के बारे में क्या है जो सही नहीं है आपको ये बताना है। पहला है, इसमें व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों को आर्थिक प्रस्ताव पर बहस करने, उनके विषयों में संशोधन प्रस्ताव रखने
कुछ विषयों पर मतदान करने आदि का अधिकार दिया गया। दूसरा, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। तीसरा, मुसलमानों की विशेष रियायत देते हुए उन्हें केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में जनसंख्या के अनुपात में अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया, किंतु मुस्लिम एवं हिंदू दोनों के लिए आय की योग्यता समान रखी गई। चौथा कह रहा है कोई भी गलत नहीं है, यानी कि सभी सही हैं। आपको बताना है कौन सा है जो कि आपका सत्य नहीं है। 1909 के अधिनियम के बारे में क्या है जो सही नहीं है, और ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि क्या है जो कि आपका सही नहीं है। तो याद रखेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और ये भी आपके लिए केवल तीसरा जो है ये सही नहीं है। पहला तो बिल्कुल सही है कि इसमें व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों को आर्थिक प्रस्ताव पर बहस करने एवं उनके विषयों में संशोधन प्रस्ताव रखने, कुछ विषयों पर मतदान करने आदि का अधिकार दिया गया था। थोड़ा सा रियायत दी गई थी यहाँ पे। दूसरा भी सही है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य नियुक्त किया गया था, जो मैंने आपको पहले ही बताया, सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। तीसरा क्यों गलत है? क्योंकि मुसलमानों को विशेष रियायतें देते हुए उन्हें केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में जनसंख्या के अनुपात में अधिक प्रतिनिधित्व भेजने का अधिकार दिया गया, किंतु कह रहा मुस्लिम और हिंदू दोनों के लिए आय की योग्यता समान रखी गई। ये बात सही नहीं है, जो कि पहली बार केंद्रीय विधानसभा में मुस्लिम वर्ग के लिए निर्वाचन की व्यवस्था की गई, और इस अधिनियम में मुसलमान मतदाताओं के लिए आय की योग्यता को हिंदुओं की तुलना में कम रखा गया था। यहाँ पे कह रहा है कि कम मतलब बराबर रखा गया था, समान रखा गया था, तो आय की योग्यता समान नहीं थी, बल्कि मुस्लिमों के लिए आय की योग्यता को कम रखा गया था। इसलिए आपका ये तीसरा सही नहीं है, बाकी पहला दूसरा बिल्कुल सही है। अगला देखिए, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आया हुआ है। कौन सा अधिनियम है जो भारतवासियों को अपने प्रशासन में या देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बना रहा है? पहला है चार्टर एक्ट 1833, दूसरा है चार्टर एक्ट 1853, तीसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और चौथा है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। कौन सा हो सकता है? आपको ये बताना है किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। और ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आसान है, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं कि ये काम कब किया गया है। 1833 के चार्टर एक्ट में कई प्रावधान किए गए थे, जिसमें से एक था कि ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि सिविल सेवकों के चयन के लिए अब खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया जाएगा, जिसके तहत किसी भी भारतीयों को धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ग अथवा इनमें से किसी भी कारणवश कंपनी के अधीन किसी भी पद या सेवा से अयोग्य नहीं किया जाएगा या उसको वंचित नहीं किया जाएगा। इस तरह से पहली बार भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेने के लिए जो संभव बना रहा है वो कौन बना रहा है? 1833 का चार्टर एक्ट। और इसी चीज़ को आगे और बढ़ाया गया 1853 के चार्टर एक्ट में। तो इस तरह से ये चीज़ें याद रखिएगा। ये सारी व्यवस्थाएं तो किया गया था, हालांकि ये लागू नहीं हो पाया। जो 1833 में ये सारी व्यवस्थाएं की गई, ये बहुत मतलब कहीं लागू नहीं हुआ। तो इसको आगे किसने लागू किया? 1853 में खुली प्रतियोगिता लागू हुई, 33 में प्रावधान किया गया, लेकिन ये लागू नहीं हुआ। ये प्रावधान एक तरीके से कहिए काफ़ी विरोध हो गया, और विरोध होने की वजह से इसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन जब 53 में अधिनियम फिर से बना, तब इसको लागू किया गया था। ये चीज़ याद रखिएगा, आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी बातें जो है बार बार आपकी नज़रों के सामने से गुजर रही हैं। ये क्वेश्चन भी देखिए रिपीटेड है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। कब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने चाय के अधिकार को, यानी कि चाय के जो व्यापारिक एकाधिकार थे, इसको खो दिया था? आपको ये बताना है। आपके सामने ऑप्शन है 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, या 1833 का चार्टर एक्ट, या 1853 का चार्टर एक्ट। काफ़ी आसान है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए फिर से मैंने इसको रखा है। और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा कि ये घटना कब की है। आपने ये देखा था कि जो 1813 का चार्टर एक्ट है, इसके द्वारा
व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार कंपनी का बना हुआ था। और चाय और चीन पर भी जो एकाधिकार है ये पूरी तरह से समाप्त करके कंपनी को प्रशासनिक वर्ग के लिए कब जिम्मेदारियां दी गई, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो चाय और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार था इसको भी समाप्त कर दिया गया 33 के तहत। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ है। इसमें से कौन सा अधिनियम है जो भारतीय उच्च आयुक्त के अधिनियम को मतलब जो है उच्चायुक्त के पद का सृजन कर रहा है। पहला कह रहा है भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, दूसरा कह रहा है भारत शासन अधिनियम 1919, तीसरा कह रहा है भारत शासन अधिनियम 1935 और चौथा कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें से कौन सा है जिसने जो है उच्च आयुक्त के पद का सृजन किया है। और ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। निश्चित ही आप सभी को इसका जो है बिल्कुल पता होना चाहिए कि क्या है जो आपका सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जो आपका भारत शासन अधिनियम 1919 है इसी के अंतर्गत लंदन में भारत के उच्च आयुक्त कार्यालय का सृजन किया गया था और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्च आयुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 1919 है ये सही है, क्योंकि 1858 के चार्टर एक्ट के द्वारा आपके जो सचिव हैं भारत सचिव इनके पद का सृजन किया गया था और इन्हीं के कार्यभार को कम करने के लिए भारतीय उच्च आयुक्त के पद का सृजन किया गया। और ये भी कहाँ काम कर रहे हैं, लंदन में है इनका मुख्यालय, ये लंदन में इनका कार्यालय है और वहाँ से भारत सचिव के काम को कुछ जो है हल्का करके काम कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। तो इस तरह से देखिए भारत सचिव का काम भी लंदन से हो रहा है और आपके भारतीय उच्चायुक्त का पद का जो सृजन किया गया 1919 में ये इनका कार्यालय भी लंदन में है, लेकिन इन सबका जो वेतन है जो भत्ता है वो भारतीयों को देना पड़ता था। इस तरह से ये ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल सही है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में ICS भर्ती परीक्षा का प्रावधान था। कौन से अधिनियम के तहत भारत में ICS परीक्षा भर्ती का प्रावधान किया गया था। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बताएंगे। पहला ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, दूसरा है इंडियन काउंसिल एक्ट 1893, तीसरा है मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 और चौथा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। बताएंगे बच्चा लोग आपका क्या है जो सही हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ कौन सा एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का जिसके तहत भारत में ICS भर्ती परीक्षा का प्रावधान किया गया था। तो ये भी आप सभी को पता होगा क्योंकि ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है इसी के तहत भारत में ICS भर्ती परीक्षा का प्रावधान किया गया था। और इसी प्रावधान के तहत याद रखिएगा 1922 में भारतीय अभ्यर्थियों को दिल्ली में हुए ICS परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। इसके पहले ये परीक्षा देने के लिए इन्हें लंदन जाना पड़ता था, लेकिन 1919 में प्रावधान किया गया कि भारत में ये परीक्षा होगा ICS का। और 1922 में पहली बार ये परीक्षा आयोजित किया गया 1922 में ICS का, जिसमें भारतीय जो बच्चे हैं वो शामिल हुए थे और ये परीक्षा दिल्ली में आयोजित हुआ था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो सही है। पहला ऑप्शन है साम्राज्य एवं प्रांतीय विधान परिषद 1892 तक पूर्णतया मनोनीत निकाय हुआ करती थी। दूसरा कह रहा है इल्बर्ट विधेयक पर मचा तूफान श्वेत नस्लवाद की सर्वाधिक उग्र अभिव्यक्ति थी यद्यपि यह कोई एकांकी मामला नहीं था। तीसरा कह रहा है दोनों बातें सही हैं और चौथा कह रहा है कि कोई भी सही नहीं है। आपको बताना है कि कौन सी बात है जो आपकी सही हो जाएगी। इन दोनों विकल्पों में से आपकी कौन सी बात है जो सही है। आपके पास हालांकि 4 ऑप्शन हैं, आप इनकी सहायता से उत्तर दे सकते हैं कि आपका कौन सा है जो सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे आपका कौन सा है जो सही है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आसान भी है। आपकी दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। साम्राज्य एवं प्रांतीय विधान परिषद 1892 तक पूर्णतया मनोनीत निकाय हुआ करती थी, बिल्कुल सही है, मनोनीत निकाय थी। और दूसरा भी सही है कि इल्बर्ट विधेयक पर मचा तूफान श्वेत नस्लवाद की सर्वाधिक उग्र या उम्र अभिव्यक्ति थी यद्यपि यह कोई एकांकी मामला नहीं था। तो याद रखेंगे ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसलिए आपका दोनों बात बिल्कुल ही सही है।
अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन है जो सही है। सही कथन का चयन करना है आपको। आपके सामने ऑप्शंस हैं। पहला है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। दूसरा कह रहा है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। तीसरा कह रहा है दोनों बातें सही हैं और चौथा कह रहा है कि कोई भी सही नहीं है। आपको बताना है कि क्या है जो कि सही हो जाएगा और ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे क्या है जो आपका सही हो जाएगा। तो इसके लिए आपका केवल और केवल जो दूसरा है ये सही है, पहला गलत है, क्योंकि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई है। सभी महिलाएं नहीं हैं, बल्कि वे महिलाएं ही इसमें मताधिकार में जब नियम बनाया गया कि महिलाओं को मताधिकार देने का नियम बना और कहा गया था कि जो संपत्ति, आय और शिक्षा पर जो आधारित है, यानी कि महिला के पास संपत्ति है कि नहीं है, उसके पास कोई इनकम है कि नहीं, वो शिक्षित है कि नहीं, इस आधार पर इनको एक तरीके से कि मताधिकार दिया गया था। तो सभी को नहीं दिया गया, बल्कि जो शिक्षित हैं, जिनके पास आय है, इनकम के स्रोत हैं और संपत्ति है, ऐसी महिलाओं को ही प्रांतीय परिषद में मतदान देने का अधिकार था। इसलिए आपका पहला गलत है। दूसरा बिल्कुल सही है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। ये हमने आपको पहले भी बता दिया था कि किसके लिए यहाँ पे आरक्षित की गई थी चीज़ें। तो आपका जो दूसरा है बिल्कुल सही है, पहला सही नहीं है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18वीं शताब्दी में केरल के त्रावणकोर राज्य के बारे में निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा है जो सही है। आपको केरल का जो त्रावणकोर है इसके बारे में बताना है, क्या है जो कि आपका सही हो जाएगा। और आपके सामने हैं ऑप्शंस। पहला है 1729 से 1758 तक मार्तंड वर्मा त्रावणकोर के शासक थे। दूसरा कह रहा है त्रावणकोर में एक सशक्त सेना बनाकर 1741 में डच लोगों को पराजित किया था या हराया था। तीसरा कह रहा है त्रावणकोर ज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। और चौथा कह रहा है सभी बातें सही हैं। जो सही है आपको वो बताना है। तो बताएंगे आपका कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। ये आपको बिल्कुल याद कर लेना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। कौन सा है जो सही हो जाएगा, तो याद रखेंगे तीनों बातें आपकी बिल्कुल सही हैं। 1729 से 1798 तक मार्तंड वर्मा त्रावणकोर के शासक हैं, बिल्कुल सही है। और त्रावणकोर के इस सशक्त सेना बनाकर इन्होंने डच लोगों को हराया था, ये भी सही है। और आपका तीसरा भी सही है कि त्रावणकोर के ज्ञान का जो मतलब है ये क्या है, ज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक था। कौन है जिसने अवध राज्य की स्थापना की है, आपको ये बताना है। पहला है मुर्शिद कुली खान, दूसरा है सादत खान, तीसरा है अलीवर्दी खान और चौथा है सरफराज खान। काफ़ी आसान है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो बताएंगे कि कौन है जिन्होंने 18वीं शताब्दी में अवध राज्य की स्थापना की है। तो ये भी याद रखिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। याद रखिएगा अवध के स्वायत्त राज्य के जो संस्थापक हैं वो सादत खान हैं, जिनका एक और नाम भी है, ये क्वेश्चन आता है, बुरहान उल मुल्क। ये क्वेश्चन भी आता है कि किसने स्थापना की है। तो दोनों में से कोई भी नाम मिल जाए, दोनों एक ही बातें हैं। और इन्होंने स्थापना कब किया है, तो ये भी याद रखिएगा 1722 ईस्वी में इन्होंने अपने आप को जो है ये बने हैं, अवध के जो नवाब हैं या सूबेदार ये बनाए गए थे। और आगे चल के इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और इस तरह से इन्होंने स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना की। सादत खान या इनको बुरहान उल मुल्क भी कहते हैं। ये चीज़ बिल्कुल याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है। कौन सा कथन है जो सही है, आपको ये बताना है। पहला कह रहा है निज़ाम उल मुल्क स्वयं मुग़ल वज़ीर का अपना जो है ओहदा छोड़कर दक्कन चला गया। क्या ये बात सही है कि निज़ाम उल मुल्क स्वयं मुग़ल वज़ीर का अपना ओहदा छोड़कर दक्कन चला गया था। दूसरा कह रहा है अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मुग़ल सेना को परास्त किया। आपको बताना है कि क्या दोनों बातें सही हैं या कोई भी सही नहीं है, और क्या पहला सही है या दूसरा सही है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। फटाफट उत्तर दीजिएगा और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कि आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं।
तो याद रखेंगे आपका क्या सही है, आपका केवल और केवल जो सही है वो आपका पहला सही है। निज़ाम उल मुल्क स्वयं मुग़ल वज़ीर का अपना ओहदा छोड़कर दक्कन चला गया था। रीज़न क्या था कि जो बादशाह थे मोहम्मद शाह बहुत ज़्यादा अयोग्य थे और इनका जो रवैया था बहुत शक्की मिजाज था, ढुलमुल मिजाज थे, जिसकी वजह से दरबार में निरंतर झगड़े बने रहते हैं और इन्हीं झगड़ों से और इन्हीं चीज़ों से ऊब करके जो वज़ीर हैं निज़ाम उल मुल्क, इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए ये दक्षिण में चले गए और वहाँ पर इन्होंने 1724 में एक तरीके से कहिए एक नए रियासत की स्थापना की थी। 1724 में जो हैदराबाद के नाम से जाना गया। तो आपका पहला सही है। दूसरा कह रहा अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के तीसरे लड़ाई में मुग़लों को थोड़ी पराजित किया था बल्कि मराठों को पराजित किया था। इसी में तो मराठा साम्राज्य पूरी तरह से नष्ट हो गया, पूरी तरह से समाप्त हो गया और फिर मराठा अपने आप को जब तक सशक्त करते तब तक अंग्रेज उनको कुचलने के लिए बिल्कुल तैयार थे। जो आपके मुग़ल हैं इनकी सेना को, इनकी ताकत को तो इसके पहले ही जो है नादिर शाह ने तोड़ दिया था। तो आपका केवल पहला सही है, दूसरा सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो सही नहीं है। पहला कह रहा है इसने हैदराबाद की स्थापना की थी। दूसरा कह रहा है इसने केंद्रीय मुग़ल सत्ता से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा की। दूसरा इसने दक्कन में स्थापित अपने राज्य में मुग़लों के नमूने पर जागीरदारी प्रथा चलाई और चौथा वह 1722 में वज़ीर बना था। क्या है जो सही नहीं है निज़ाम उल मुल्क या आसफ जाह के बारे में आपको वो बताना है और ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसमें से एक दो पॉइंट तो आप लोगों को बिल्कुल पता ही चल चुका है कि आपका जो सही नहीं है याद रखिएगा वो केवल दूसरा सही नहीं है। पहला बिल्कुल सही है, इसने हैदराबाद की स्थापना की है, अभी मैंने बताया 1724 में बनाई है हैदराबाद और ये 1722 में वज़ीर बना था, लेकिन 2 ही साल में ये ऊब गए थे वहाँ की गतिविधियों से और वहाँ से चले गए और 1724 में हैदराबाद की स्थापना कर दी थी और इन्होंने दक्कन में स्थापित अपने राज्य में मुग़लों के नमूने पर जागीरदारी प्रथा भी चलाई थी। दूसरा जो है ये सत्य नहीं है, जो मतलब निज़ाम उल मुल्क हैं इन्होंने केंद्र सरकार से अपनी स्वतंत्रता का खुलेआम घोषणा कभी नहीं की, मगर उनका जो व्यवहार था वो स्वतंत्र शासक जैसे ही था, लेकिन कभी खुलेआम उन्होंने घोषणा नहीं किया था। तो इसलिए आपका दूसरा जो ये सही नहीं है। बाकी बातें आपकी बिल्कुल सही हैं, याद रखिएगा। 1722 में वज़ीर बने थे, 1724 में इस्तीफा दे करके स्थापना किया उन्होंने हैदराबाद का। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बंगाल के नवाबों का सही क्रम बताना है आपको। बंगाल के नवाबों का सही क्रम बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा है जो सही क्रम है बंगाल के नवाबों का। पहले में कह रहा सुजाउद्दीन, मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला। दूसरे में कह रहा मुर्शिद कुली खां, सुजाउद्दीन, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला। तीसरे में कह रहा मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां, सुजाउद्दीन और सिराजुद्दौला। और चौथे में कह रहा अलीवर्दी खान, मुर्शिद कुली खान, सिराजुद्दौला और सुजाउद्दौला। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा है जो बंगाल के नवाबों का सही क्रम है और ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हालांकि आसान है। इसका उत्तर आप सभी लोग दे सकते हैं अगर पता होगा कि बंगाल का संस्थापक कौन है और बंगाल का अंतिम इनमें से अंतिम मुग़ल बादशाह मतलब नवाब कौन है, तो बहुत आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी है बिल्कुल सही है। मुर्शिद कुली खां ने बंगाल की स्थापना 1717 में किया था। देखिए सभी लोग लगभग इसी आसपास स्वतंत्र हो रहे हैं। 1717 में बंगाल भी, 1724 में आपने देखा कि हैदराबाद, 1722 में आपने देखा अवध, ये लोग जो है फ्री हो रहे हैं। तो मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में अपने आप को स्वतंत्र किया था, वास्तविक शासक बन गया था 1717 से। उसके बाद जो आए थे ये थे आपके सुजाउद्दीन, जो कि मुर्शिद कुली खां के मृत्यु के बाद वहाँ के नवाब बने थे, ये उनके दामाद थे। और इनके बाद जो काम करते हैं वो थे आपके अलीवर्दी खां। हालांकि अलीवर्दी खां के पहले सरफराज थे और सरफराज के बाद अलीवर्दी खां आए थे और अलीवर्दी के खां के बाद सिराजुद्दौला थे, सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफ़र, फिर मीर कासिम, फिर से मीर जाफ़र। इस तरह से आप देखेंगे कि आप जो है ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। ये क्रम याद रखिएगा, मुर्शिद कुली खां, सुजाउद्दीन और सुजाउद्दीन के बाद जो आते हैं उनका नाम भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सरफराज खां और सरफराज खां के बाद अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला।
उसके बाद भी आप सभी को पता ही है, मैं आप बता चुकी हूँ। हैदर अली के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही नहीं है? हैदर अली के बारे में क्या सही नहीं है आपको ये बताना है। पहला, वह अशिक्षित था। दूसरा, वह एक कुशल प्रशासक था। तीसरा, उसने फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। चौथा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में उसने अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया था। आपको बताना है कि कौन सी बात है जो सही नहीं है हैदर अली के बारे में, और ये भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी अंडरस्टैंडिंग का भी है। अगर आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। तो आपका जो गलत है वो चौथा है, क्योंकि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दरमियान इन्होंने अंग्रेज़ों को कई बार हराया, लेकिन फाइनली इनको बुरी तरह नहीं हरा पाए। उसी समय इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनके बेटे टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों से समझौता कर लिया था। तो इसलिए आपका जो दूसरा है, मतलब जो आपका चौथा पॉइंट है, ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टीपू ने उनसे क्या कर लिया है, समझौता कर लिया था। ये हरा तो रहे थे, लेकिन उसी दरमियान पता नहीं किस वजह से इनकी मृत्यु हो गई अचानक से हैदर अली की, इसलिए फाइनल कोई रिजल्ट नहीं निकल के आया और समझौता हो गया। पहला बिल्कुल सही है, वो अशिक्षित थे लेकिन बहुत ही योग्य थे, बहुत ही समझदार थे, बहुत मतलब गुणी थे, और वो कुशल प्रशासक थे। उन्होंने फ्रांसीसियों की मदद से 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना भी की थी। याद रखिए, क्वेश्चन आया है कि किसकी मदद से किया था, फ्रांसीसियों की। कहाँ पे किया था? डिंडीगुल में। किसने किया था? हैदर अली ने किया था। और कब किया था? तो 1755 ईस्वी में ये काम उन्होंने किया था। 1782 में उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला देखिए, सिखों के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है? सिखों के बारे में क्या सही है आपको ये बताना है। पहला कह रहा है सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक ने की थी। दूसरा कह रहा है सिखों को लड़ाकू समुदाय में के रूप में बदलने का काम गुरु हरगोबिंद ने शुरू किया। तीसरा, अपने आखिरी गुरु गोबिंद सिंह के नेतृत्व में सिख एक राजनीतिक और फौजी ताकत बने। और चौथा कह रहा है सभी बातें सही हैं। आपको बताना है क्या है जो सिख धर्म के बारे में सही है, और ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि सिखों के बारे में हम लोगों ने मध्यकालीन भारत में बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो निश्चित ही इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक ने 15वीं शताब्दी में किया था। और यहाँ पंजाब के जो जाट किसान हैं और जो अन्य छोटी जातियां हैं इसमें पहले शामिल हुई थी, और गुरु हरगोबिंद ने ही लड़ाकू समुदाय में जो है इनको तब्दील किया था। ये भी बिल्कुल सही है। और जो 10वें या आखिरी गुरु हैं गुरु गोबिंद सिंह, इनके नेतृत्व में जो सिख हैं वो एक राजनीतिक और फौजी ताकत के रूप में उभरे थे, और इन्होंने बहुत सारे जो है युद्ध भी किए थे। और 1699 से लेकर के जो गुरु गोबिंद सिंह हैं इन्होंने लगातार लड़ाइयाँ किया था, यानी कि इनका काफ़ी बेहतरीन रोल रहा गुरु गोबिंद सिंह का। तो ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं, इसमें भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, विचार कीजिए। क्या अलीवर्दी खान ने बंगाल में इजारा व्यवस्था की शुरुआत की थी? आपको बताना है कि पहला ऑप्शन है अलीवर्दी खान ने बंगाल में इजारा व्यवस्था की शुरुआत की। दूसरा कह रहा है मुर्शिद कुली खान ने औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत बंगाल की राजधानी को ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद हस्तांतरित किया था। तीसरा कह रहा है बंगाल को मराठा आक्रमण से सुरक्षित करने हेतु अलीवर्दी खान ने उनसे संधि कर ली। और चौथा कह रहा है उपयुक्त सभी बातें सही हैं। तो बताएंगे आपके हिसाब से क्या है जो कि सही हो जाएगा, और ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें से कौन सी बात है जो सही है आपको ये बताना है। तो याद रखेंगे केवल और केवल आपका तीसरा जो है ये सही है। पहला क्यों गलत है? क्योंकि बंगाल में इजारेदारी जो व्यवस्था है इसको शुरू करने का जो काम है वो मुर्शिद कुली खान ने किया था। यहाँ पे अलीवर्दी खान कह रहा है, इसलिए आपका पहला गलत हो गया। अलीवर्दी खान ने नहीं बल्कि मुर्शिद कुली खान ने ही इसको कर दिया था। दूसरा जो कह रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत अपने आप को पूर्ण स्वतंत्र कर लिया था, और जो है इनको राजधानी जो है वो ढाका से मुर्शिदाबाद लेकर के गए थे। तो यहाँ पे क्या मुर्शिद कुली खान सही हो जाएंगे? तो ये भी आपका जो है ये सही नहीं है, क्योंकि ये काम करने वाले ये नहीं हैं। जो हस्तांतरित करेंगे वो आपके जो औरंगजेब हैं इनके मृत्यु के उपरांत मुर्शिद कुली खान ने। इसमें दिक्कत है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो याद रखिएगा इसको कौन कर सकते हैं। तो ये काम आपके, एक मिनट में चलो मैं आपको बता रही। यहाँ पे जो गलती है वो ये है कि औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत नहीं
बल्कि औरंगजेब की मृत्यु के पहले ही उन्होंने राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद हस्तांतरित कर दिया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था मुझे। मुर्शिद कुली खान ने औरंगजेब की मृत्यु के पहले ही बंगाल की राजधानी ढाका से हटा करके मुर्शिदाबाद कर दिया था। लगभग 1704 ईस्वी में उन्होंने ये किया था। और आपने देखा था जो ये काम है ये कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, 1704 में। और औरंगजेब की जो मृत्यु हुई है वो 1708 में हुई है। तो अगर ये 7 में कर रहे हैं तो इसका मतलब मृत्यु हुई 7 में, तो इसका मतलब ये पहले की घटना है जब इन्होंने स्थानांतरित किया था, इसलिए ये दूसरा गलत है। देखिए बहुत बारीक अंतर था, मृत्यु के पहले ये कर रहे हैं और पहला मुर्शिद कुली खान ने ही इजारा व्यवस्था शुरू किया था, इसलिए गलत हो गया। तीसरा तो आपका बिल्कुल सही है कि बंगाल में को मराठा आक्रमण से सुरक्षित करने के लिए अलीवर्दी खान ने उनसे संधि कर ली थी। ये सारी बातें मैं आपको आई थिंक पहले के क्लासेस में पढ़ा चुकी हूँ। अगला देखिए, 18वीं शताब्दी के भारतीय राज्य और उनके शासकों के संबंध में कौन सा कथन है जो सही है। आपको बताना 18वीं शताब्दी के भारतीय राज्य और उनके शासकों के बारे में क्या सही है। पहला कह रहा है हैदराबाद राज्य की स्थापना 1724 में आसफ जाह ने किया था। दूसरा कह रहा है कि आपका सिराजुद्दौला ने बंगाल में कृषि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की। तीसरा कह रहा है मैसूर के टीपू सुल्तान ने लोगों को खगोलीय अन्वेषण में सक्षम बनाने के लिए तालिकाओं का एक समूह जिज मोहम्मद शाही निर्मित किया था। और आपका चौथा कह रहा, अच्छा 3 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही है आपको ये बताना है, कौन सा सही है आपको ये बताना है। और ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि आप लोग ये सारी चीज़ें मैक्सिमम पढ़ ही चुके हैं। तो कुछ ही चीज़ें होंगी जो आपके लिए नहीं हो सकती हैं। तो पहले में तो कोई दिक्कत नहीं, आप सभी को पता हैदराबाद की राज्य की जो स्थापना है ये 1724 में आसफ जाह, या जिसको आपने अभी कहा कि जो है निज़ाम उल मुल्क भी इनको कहा जाता है, तो निज़ाम उल मुल्क या आसफ जाह ने स्थापना किया है, यही सही है। दूसरा क्यों गलत है, जो कह रहा है कि ये काम सिराजुद्दौला कर रहे हैं, नहीं, कृषि राजस्व प्रणाली की शुरुआत मुर्शिद कुली खान ने ही शुरू कर दिया था, जो कि इजारादारी व्यवस्था आपको भी मैंने बताया था कि इन्होंने ही किया है। तो भू राजस्व व्यवस्था कौन करेंगे शुरुआत, मुर्शिद कुली खान ने किया था बंगाल में, सिराजुद्दौला नहीं है, तो बहुत बाद में आए हैं। और मैसूर के टीपू सुल्तान ने ऐसा नहीं किया, बल्कि जिज मोहम्मद शाही में आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ, जो खगोलीय तालिका है इसको सवाई राजा जय सिंह ने स्थापित किया था। और सवाई राजा जय सिंह ने ही लगभग 5 जगह पे अपनी वेधशालाएँ भी बनवाई थी। और ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपको याद है कि वो 5 वेधशालाएँ उन्होंने कहाँ बनवाई थी तो फटाफट कमेंट कीजिएगा उन वेधशालाओं का प्लेस। अगला क्वेश्चन देखिए, 18वीं शताब्दी में मैसूर के शासक हैदर अली के बारे में कौन सा कथन है जो सही है। पहला कह रहा है उसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। दूसरा कह रहा है उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और फ्रांसीसी जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। तीसरा कह रहा है दोनों बातें सही हैं और चौथा कह रहा है कोई भी सही नहीं है। और ये क्वेश्चन भी आसान है और आप सभी लोग इसका उत्तर दे सकते हैं बहुत आसानी से। पहला तो अभी मैंने आज करवाया है कि 1755 में फ्रांसीसियों की मदद से डिंडीगुल में उन्होंने आधुनिक तोपखाने या शस्त्रागार की स्थापना किया था, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा क्यों गलत है, क्योंकि 1782 में इनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद जो राजा बने थे वो थे टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान ने ही श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्र वृक्ष लगाया था, जैकोबिन क्लब का ये सदस्य भी बने थे और अपने आप को नागरिक टीपू कहलाना पसंद किया था, ये अपने आप को नागरिक टीपू कहते थे। ये फ्रांसीसी क्रांति से काफ़ी प्रभावित थे और उसमें रुचि भी रखते थे और इन्होंने नेपोलियन से मदद भी मांगी थी अंग्रेजों के खिलाफ। तो दूसरा सही नहीं है, पहला बिल्कुल सही है। अगला देखिए, 18वीं शताब्दी में केरल के त्रावणकोर राज्य को राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में प्रमुखता मिली। इस संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही नहीं है। पहला, उसने पुर्तगालियों को पराजित कर केरल से उनकी राजनीतिक सत्ता समाप्त कर दी। दूसरा कह रहा उसने पश्चिमी मॉडल पर सेना को संगठित किया एवं एक आधुनिक शस्त्रागार को बनाए रखा। और आपका चौथा कह रहा है कि उसने सड़क एवं नहर बनवाई एवं विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन दिया। और चौथा कह रहा है कि कोई नहीं। बताएंगे कि आपका कौन सा है जो कि सही हो जाएगा, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए है कि 18वीं शताब्दी में केरल के त्रावणकोर राजा और मार्तंड वर्मा के बारे में कौन सी बात है जो सही नहीं है। इसमें से कौन सी बात है जो सही नहीं है, और जो सही नहीं है वो आप सभी को पता है क्योंकि आज ही के क्लास में हो चुका है कि क्या है जो सही नहीं है।
तो मैंने आज ही की क्लास में आपको बताया था कि उन्होंने डचों को पराजित कर केरल में उनकी राजनीतिक सत्ता को समाप्त किया था, पुर्तगाली नहीं थे, आज ही मैंने बताया है। दूसरा बिल्कुल सही है, उन्होंने पश्चिमी मॉडल पर सेना को संगठित किया और एक आधुनिक शस्त्रागार बनाया। और तीसरा भी कि उसने सड़क एवं नहर बनवाई तथा विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन दिया। केवल और केवल आपका पहला सही नहीं है, चूँकि यहाँ पे आपके डच होने चाहिए, तो यहाँ पे अंग्रेज नहीं होंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? ये तो बिल्कुल रिपीटेड प्रश्न है, इसमें तो कोई दम ही नहीं है। आप सभी को पता है कि आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना 1755 ईस्वी में कौन कर रहे हैं? तो वो कर रहे हैं आपके हैदर अली। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शासकों में से किसने विदेशों में आधुनिक रीति पर दूतावास की स्थापना की थी? पहला हैदर अली ने, दूसरा मीर कासिम ने, तीसरा शाह आलम द्वितीय ने और चौथा टीपू सुल्तान ने। बताएंगे निम्नलिखित शासकों में से किसने विदेशों में आधुनिक रीति पर दूतावास की स्थापना की है? विदेशों में आधुनिक रीति पर दूतावास स्थापित किया है, वो कौन है आपको ये बताना है। और ये भी आपके लिए काफ़ी आसान है, बताएंगे, फटाफट उत्तर देंगे कौन है। तो निश्चित ही इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपका कौन सा है जो सही हो जाएगा। तो आप सभी को पता है कि 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान शासक बने थे और इन्हें मैसूर का शेर भी कहा जाता है। और इन्होंने अपने वाणिज्य यानी कि व्यापार, साथ ही अपने अन्य संबंध विदेशों के साथ काफ़ी मजबूत किया था और आधुनिक दूतावास की स्थापना भी इन्होंने विदेशों में करने का प्रयास किया था। तो कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया? यानी कि इसमें से कौन सा है जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं कर रहे, विद्रोह नहीं कर रहे? पहला विजयनगर का राजा, दूसरा हैदराबाद का निज़ाम, तीसरा है तमिलनाडु के पोलीगार और चौथा है त्रावणकोर के दीवान बेलूथम्बी। बहुत ही आसान है और आप सभी को पता है अंग्रेजों के चाटुकारों में कुछ लोगों का नाम बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जैसे ग्वालियर के सिंधिया, जैसे हैदराबाद के निज़ाम, जैसे ये सारे लोग क्या हो गए थे, अंग्रेजों के शुरू से ही क्या हैं, गुलाम हैं, उनके चाटुकार हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। होलकर भी थे, तो याद रखिएगा ये सब लोग। अगला देखिए और लास्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? दक्षिण भारत में पोलीगार कौन थे आपको ये बताना है। पोलीगार कौन थे ये बताना है। पोलीगार साधारण जमींदार थे, महाजन थे या क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे या नव व्यापारी थे? बताएंगे बच्चा लोग पोलीगार कौन है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आया है। तो याद रखिएगा पोलीगार जो है ये 16वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत के शासकों द्वारा नियुक्त क्षेत्रीय प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रक अधिकारी हुआ करते थे। तो ये ज़्यादातर कहाँ पे आपके आएंगे? तो तमिलनाडु के क्षेत्र के हमें देखने को मिलते हैं। तो आपके क्या हो गए हैं? प्रशासनिक अधिकारी और सैन्य नियंत्रक क्षेत्रीय हैं ये, और दक्षिण भारत के हैं। तो इस तरह से आज का आखिरी क्वेश्चन समाप्त रहा। अब आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो मैक्सिमम रिपीटेड होंगे और वो छोटे क्वेश्चन होंगे जो आपके रिवीजन के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे और छोटे एग्जाम के लिए। तो कल से आपके क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा रहेगी और क्वेश्चन छोटे छोटे होंगे। तो हम लोग कल फिर नए क्लास में मिलेंगे और छोटे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, रिविज़न भी करेंगे, जहाँ पे आपके मैक्सिमम सही उत्तर होने चाहिए, आपका परफॉर्मेंस बेहतर होना चाहिए। पीछे की क्लासेस का आप रिवीजन करना चाहें तो अब तक पढ़ाई हुई चीज़ों का रिवीजन कर लें, ताकि आगे छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको समस्या ना हो। तो चलिए बच्चा लोग, मिलते हैं कल फिर नए क्लास में शानदार प्रश्नों के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।